गन्ने की फसल में अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हो तो कल्ले बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनको पूरा करके कल्लों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे जो गन्ने में ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं जिससे कल्लों की संख्या बढ़ती हैं तो उसको तो आप यहाँ पर शामिल ही नहीं किया है। तो दोस्तों उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो मुख्य पोषक तत्वों को शामिल करते हुए अगर हम बात करें तो किसी भी फसल को पैदा करने के लिए 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं उसमें जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। हम गन्ने में फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन को पूरा करते हैं तो मुख्य रूप से एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी इन तीनों तत्वों को देना जरूरत होती है और इसको देते भी हैं। अब माध्यम कोई हो सकता है, जैसे गन्ने का जो जमाव अच्छे से हो उसके लिए इन पोषक तत्वों का मिट्टी में देना जरूरी है। तो बुआई के टाइम पर अक्सर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को पूरा कर देते हैं। गन्ना जमाव के बाद ज़्यादातर किसान भाई केवल नाइट्रोजन यानी केवल यूरिया डालते हैं, जिससे केवल नाइट्रोजन को ही पूरा करते हैं और जिससे जो गन्ने का हरापन है वो तो बढ़ जाता है, गन्ने की बढ़वार होना चालू हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जिसमें केवल यूरिया डाली जाती है उसमें कल्लों का फुटाव इतने बेहतर ढंग से नहीं होता है, जो कि 60 दिन तक हमको गन्ने के फुटाव के लिए कुछ और चीज़ें हैं वो भी डालनी ज़रूरी हो जाती हैं। केवल नाइट्रोजन को दे करके ही नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो एनपीके डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसकी जितनी मात्रा हमें देनी होती है वास्तव में हम किसान भाई नहीं देते हैं और यूरिया भर भर के डाल देते हैं, जिससे कल्लों का फुटाव कम हो जाता है और हम सोचते हैं कि कल्लों का फुटाव कम हो गया और हमने तो ग्रोथ प्रमोटर दिया ही नहीं है। और हाँ किसान भाइयों, एक चीज़ का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो कौन सा ग्रोथ प्रमोटर डालते हो, कितनी मात्रा डालते हो और क्या उसका वाकई में रिजल्ट मिलता है, आपको दिखाई देता है या नहीं देता है। हम तो आगे इसके बारे में बात तो करेंगे क्योंकि आपने बुआई तो कर ली होगी। तो बुआई कर ली है तो उस टाइम पर जो उर्वरकें डाली हैं वो तो डाली होंगी, वो तो हम शामिल करेंगे। लेकिन उसके बाद आपको जमाव के बाद जो पहली बार उर्वरक डाल रहे हो उसके बारे में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो गन्ना जमाव के बाद गन्ने की जड़ों का विकास होना जरूरी है, पौधे हरे भरे होना जरूरी है और अच्छे फुटाव की ज़रूरत होती है, जो कि हम किसान भाई तरह तरह की चीज़ों को डालते हैं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें तो भर भर के कल्ले निकलते हैं, लेकिन कुछ किस्मों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। या तो हमारा शेड्यूल उर्वरक का बिगड़ जाता है उसके कारण नहीं होता है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें गलती हो जाती हैं जिसके कारण जो कल्लों का वास्तविक फुटाव होना चाहिए था, जो ब्रांच निकलनी चाहिए थी जिस वैरायटी से, वो निकल ही नहीं पाती हैं। ये जो मुख्य 3 तत्व होते हैं इनको पूरा करना सामान्य रूप से ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन होती है वो प्रति हेक्टेयर हम कहें तो 250 किलोग्राम आपको 1 हेक्टेयर में देने की आवश्यकता होती है पूरे लाइफ टाइम तक, यानी जब तक गन्ना बुआई से कटाई तक का होता है। यदि हम एकड़ की बात करें तो 100 किलोग्राम एकड़ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं वो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ना कि हम यूरिया की। तो 100 किलोग्राम एकड़ की बात कर रहे हैं। फास्फोरस जो है 80 किलोग्राम हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, यानी 32 किलोग्राम एकड़ में ज़रूरत पड़ती है। और पोटास जो है 100 से 150 किलोग्राम हेक्टेयर में ज़रूरत पड़ती है, यानी एकड़ में 40 से 60 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। तो ये तो जो मुख्य रूप से पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा मैंने किलोग्राम में बता दी है। अब इसको आप पूरा कैसे करोगे, यहीं पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, जिसके कारण उर्वरक की मात्रा या तो किसान कम कर देता है या बढ़ा के काफ़ी अधिक डाल देता है। देखिए हमें जो खादें मिलती हैं उसमें यूरिया हो गई, एनपीके हो गई, डीएपी हो गई और सिंगल सुपर फास्फेट हो गई। इसके अतिरिक्त दूसरी भी खाते आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही किसान ज़्यादातर यूज करते हैं। यानी यूरिया में आपने देखा होगा कि इसमें नाइट्रोजन की केवल मात्रा होती है जो कि 46% होती है, जबकि एनपीके में अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16%। डीएपी में नाइट्रोजन 18%, पोटास 48% और फास्फोरस 48% और पोटास की मात्रा नहीं होती है। तो अगर हम एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो इसकी मात्रा हमें 1 एकड़ में 2 बोरी डालने पड़ेगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया है कि 1 एकड़ में 32 किलोग्राम आपको फास्फोरस की आवश्यकता होगी, जो एनपीके में
32% है। तो 100 किलोग्राम में 32% का मतलब है 32 किलोग्राम मात्रा आपको मिल जाएगी। केवल फास्फोरस पूरा हो रहा है, बाकी चीज़ें नहीं पूरी हो रही। तो बाकी चीज़ों को पूरा करने के लिए देखिए, नाइट्रोजन बहुत से किसान भाई शुरुआत में यानी यूरिया नहीं डालते हैं बुआई के टाइम, क्योंकि आँख खराब होने का थोड़ा खतरा बना रहता है। तो ज़रूरी भी नहीं कि बुआई के टाइम आप नाइट्रोजन और डालो, बाकी आप पर निर्भर है। आप अगर पहले डालना चाहते हो तो नाइट्रोजन और भी डाल सकते हो, जो कि 50 किलोग्राम आपको बुआई के टाइम पर पूरा करना रहेगा। तो लगभग यहाँ पर 45 किलोग्राम आती है, 12 किलोग्राम आप पूरी कर चुके हो, तो 38 किलोग्राम के आसपास आप अलग से मिला करके भी डाल सकते हो। कम मात्रा डालना चाहो तो 25-30 किलोग्राम भी डाल सकते हो। थोड़ा निर्भर नमी आदि पर भी करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि अधिक मात्रा नाइट्रोजन की अगर साथ में डाल देते हो आप गन्ने के, तो आँख खराब हो जाती है। इसलिए बहुत से किसान भाई यूरिया को साथ में नहीं डालते हैं, और जब पहली सिंचाई करते हैं तो उस टाइम पर डाल देते हैं। तो इतनी मात्रा जो हमने बुआई के टाइम पूरी कर दी है, तो ये पोषक तत्व जो है मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में जो गए हैं, तो जब जड़ का फुटाव होगा, तो जड़ फुटाव होने के साथ साथ जो कुछ मात्रा नाइट्रोजन की है वो भी जड़ के माध्यम से मिलना चालू हो जाएगी। फास्फोरस पूरी कर दी है वो भी मिलना चालू हो जाएगी, और जो कुछ मात्रा मैंने पोटास की दी है वो भी मिलना चालू हो जाएगी, जो शुरुआती विकास के लिए हम कह सकते हैं पर्याप्त है। उसके बाद हम अदर मात्रा जो बची हुई है हम पूरा कर सकते हैं। जड़ों का फुटाव होता है, लेकिन जो फास्फोरस होती है जड़ का फुटाव तो करती रहती है, लेकिन पौधा निकलने के बाद नाइट्रोजन की कमी होना चालू हो जाती है, या कभी कभी पोटास की भी कमी दिखना चालू हो जाती है। अब होता क्या है किसान भाइयों, कभी कभी जो हम उर्वरकें बुआई के टाइम दिया है वहाँ तक जड़ नहीं पहुँच पाती है। हालांकि फास्फोरस से जड़ों का फुटाव तो हो जाता है, लेकिन जड़ों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है, या जड़ जो निकलती है एकल जड़ में उसमें अदर ब्रांच नहीं निकल पाती हैं, और उर्वरक नीचे चले जाने पर वहाँ तक जड़ पहुँच नहीं पाती है। जो मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधे तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए जो हमने उर्वरक बुआई के टाइम दिया है वो पौधे को नहीं मिल पाती है, और पौधे में इस तरह की कमी दिखना चालू हो जाती है। और जब पौधा उन चीज़ों को ले ही नहीं पाएगा, तो जड़ों के विकास में भी बाधा पड़ेगी, कल्लों के फुटाव में बाधा पड़ेगी, और पोषक तत्वों की कमी रहेगी, जिसको आपको डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जड़ों का जो फुटाव होता है वो तो फास्फोरस से होता है, लेकिन जड़ों की लंबाई बढ़े, जड़ों की जो एकल जड़ें हैं उनके माध्यम से द्वितीयक जड़ों का और फुटाव हो, तो माध्यम से पोषक तत्व पौधे तक आसानी से मिल पाएँ। तो इसलिए जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं उसमें ह्यूमिक एसिड हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, फिल्विक हो गया, इस तरीके के जो तत्व होते हैं इनका काम क्या रहता है कि जड़ों में जो द्वितीयक जड़ें हैं उनको बढ़ाना, उनकी लंबाई बढ़ाना और ब्रांच निकालना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और जड़ों का फुटाव होता है, और मिट्टी में जो गहराई में भी उर्वरक पड़ी होती है उसको वहाँ से उठा करके और पौधे तक आसानी से पहुँचाने का काम जो है इस तरीके के जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं वो आसान कर देते हैं। अब जो ये प्रोसेस है आसान हो जाती है, जिसके माध्यम से जो पोषक तत्व हमने मिट्टी में दिया है उसकी कमी नहीं हो पाती है, जड़ों के माध्यम से पौधे तक आसानी से मिलती रहती है, और जब वो पोषक तत्व पौधे को मिल जाते हैं तो अच्छे से पौधा ग्रोथ और विकास करता है, जिसके कारण ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होता है। अब कल्लों का ज़्यादा फुटाव से मतलब ये है कि जो जिस तरीके की वैरायटी है उस तरीके से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। 50-60 कल्ले निकलना वो कुछ ही वैरायटियों में संभव हो पाता है, लेकिन जो बहुत पतला गन्ना होता है ज़्यादातर देखा होगी कि 4, 5, 6, 8, 10 कल्ले निकलते हैं। तो जो कल्ले निकलते हैं उनमें और पोषक तत्व आसानी से पहुंच पाएँ तो वो ग्रोथ प्रमोटर काम करता है। बाकी यदि हम ग्रोथ प्रमोटर को स्पेशल कहें कि उनको देने से कल्लों का फुटाव बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो वो तो एक भ्रम पाल लेते हैं हम लोग, या दुकानदार जो बताता है वो तो एक भ्रम पाल लेते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। नहीं तो ये हमको फास्फोरस देने की आवश्यकता क्या, हम तो वही ग्रोथ प्रमोटर दे दें और जड़ों का फुटाव हो जाए अच्छे से और कल्लों का फुटाव हो जाए, फिर फास्फोरस का एक मोटा सा पैसा हमारा बच जाएगा। तो वो उन तत्वों को पौधे तक पहुंचाने में आसान बनाता है, ना कि उसका ये काम रहता है कि जड़ों का फुटाव अलग से करना या कल्लों का फुटाव अलग से करना। जबकि उसमें फुटाव यदि हो रहा है तो उसमें हेल्प करना, थोड़ा लंबाई आदि बढ़ाना और जो मिट्टी में पड़े तत्व हैं उनको पौधे तक आसानी से पहुंचाना।
तो इसलिए जो है हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें हमें एक ग्रोथ प्रमोटर डालना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि बस इतना ध्यान रखना है ह्यूमिक एसिड हो, फिल्विक एसिड हो, जिब्रेलिन हो, ऑक्सिन हो और इस तरीके के जो तत्व होते हैं वो तत्व उस ग्रोथ प्रमोटर में शामिल होना जरूरी है। समुद्री शैवाल आदि होना जरूरी है और सस्ते महंगे से इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो पहली बार जो हम उर्वरकों को पूरा करें अच्छे फुटाव के लिए, तो ये सब चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आगे दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है, जिसमें यहाँ पर हमने एनपीके को शामिल किया है। अगर आप चाहते हो कमेंट में बताते हो तो हम डीएपी को डालने के माध्यम के बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त और जो फुटाव होने के और तरीके हैं, जो नॉर्मल तरीके हैं जिसको हम आसानी से अपना सकते हैं, और जो गन्ने को लेकर के बहुत सी समस्याएं इस टाइम पर आ रही हैं, चाहे पेड़ी गन्ना हो चाहे पौध गन्ना हो, उस पर ही काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। बाकी उड़द की खेती याद करते हो, मूंग की खेती याद कर रहे हो तो उसकी भी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, देखना मिस मत करिएगा, आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। बस दोस्तों वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट किसान भाइयों ज़रूर किया करिए कि आपको वीडियो में क्या कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या आप और जानकारी चाहते हो। धन्यवाद।